नमस्ते। कैसे आप? उम्मीद है आप युवा होंगे, मस्त होंगे। शरीर बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, बट मन से तो युवा ही रहता है। और आज एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध लेखक जिनकी किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, पूरी दुनिया में बदलाव किया है जिनकी किताबों ने, उनका नाम है युval नोवाल हरारी। ठीक सुना आपने। उनकी एक बहुत विशेष किताब है, बहुत ही मस्ट नीडेड ऑन दिस सिचुएशन टाइम, जो है 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी। 21वीं सेंचुरी के लिए ऐसे क्या उपाय है, क्या विचार है जो उन्होंने इस किताब में बताया है। ये किताब लिखी गई थी 2018 में। और युval नोवाल हरारी वो लेखक है, वो राइटर है इंटरनेशनल, विश्व के वो प्रसिद्ध लेखकों में जो आज के समय में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लोगों में से उनका एक नाम है। वो इजराइल के रहने वाले हैं। वो हिब्रू यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री के प्रोफेसर है। उनकी एक किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। उस किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। 10 लाख मिलियन से ज़्यादा उनकी किताबों की बिक्री हो चुकी है। 40 से ज़्यादा भाषाओं में उनका अनुवाद हो जाए ग्लोबली। इतनी महत्वपूर्ण किताब है, आपको बिल्कुल वो किताब पढ़नी चाहिए। और जिस किताब की आज हम बात कर रहे हैं, ये किताब है 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये किताब किसको पढ़नी चाहिए। ये किताब उसको बिल्कुल पढ़नी चाहिए जो भविष्य के बारे में क्यूरियोसिटी रहते हैं, आगे क्या होने वाला है इस एआई की दुनिया में, इस रोबोट की दुनिया में, इस ग्लोबल मार्केट की दुनिया में, ग्लोबल युद्ध के जहाँ भयावह है, बीमारियों ने अपना बोलाबाला सर्वोच्च परचम में पहुँचे है। क्या होने वाला है, किस तरफ दुनिया जा रही है, इंसानियत का क्या होने वाला है, उसको बिल्कुल पढ़नी चाहिए। एक कॉलेज में जो है, जो अपने पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों को बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और जो युवा नौकरी करते हैं, रोजगार में है, उनको पढ़नी चाहिए। तो इन आउट ऑफ इन प्रश्नों में आपका बहुत दिलचस्पी है तो ये बिल्कुल किताब आपको पढ़नी ही पढ़नी है। नहीं पढ़ सकते तो सुननी है। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस है, बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म में है जहाँ पे अवेलेबिलिटी है, समरीज में लोगों ने बताया है। तो मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आप अपना समय, अमूल्य समय निकाल के वो रील वील देखने से अच्छा अपने रियल विजडम में, रियल नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करिए और बहुत कुछ स्वयं को बदलिए, बाकी अपना जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। और इस किताब में युval नोवाल हरारी ने कुछ चैप्टर वाइज दिए हैं, उनका एक एक करके आगे चर्चा करेंगे। तो मेन इस किताब में क्या लिखा है, उन्होंने क्या बताया है। सबसे पहले है, उन्होंने बताया कि ग्लोबल चैलेंज जो है, जो वो ग्लोबल चैलेंज एक की वजह से नहीं है, वो मल्टीपल चीज़ों की वजह से है। सबसे पहले तो युद्ध हो रहे हैं चारों तरफ। अपना रशिया और यूएस के बीच में युद्ध है, उधर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के बीच में युद्ध है, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध है, ईरान और इराक के बीच में युद्ध है, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध है, तो ऐसे जापान चाइना के बीच में है। ऐसे दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं। उसका मेन रूट कॉज क्या है उस किताब में बताया है, और क्या समाधान है वो भी दिया है। सिर्फ चैलेंजेस नहीं बताया, उसका सोल्यूशन भी दिया उन्होंने। बहुत अच्छी बात। किस तरह से झूठी खबर फैला के लोगों को मैनिपुलेट करते हैं लोग, चाहे धर्म के लोग हो, चाहे अपने देशभक्ति के लोग हो, चाहे सोशल मीडिया में कुछ फिल्मों के प्रचार करना हो, कुछ भी चीज़ें, खबरों की प्रमाणिकता, सत्यता कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज बेसलेस। पूरा 99% लोग ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ उसका सर पैर है नहीं, सिर्फ वो फैलाई जाती है। और हमारा मन उसी में फोकस करता है जहाँ पे गॉसिप्स होती है, क्राइम होता है, मिस्ट्री होती है, ये नेगेटिविटी होती है, वहीं हमारा मन जाता है। और एक चैलेंज है इन किताब में डिस्कस किया है कि इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण का बहुत ही समस्या है, उसको कैसे, क्या होगा, उस किस तरह से उसका समाधान होगा। हिमालयन ग्लेशियर पिघल रहे हैं,
ऐसा कहते हैं कि बाई 2070 यूरोप के काफ़ी देश बचेंगे नहीं, इवन बम्बई डूब जाएगी, मालदीव ऐसे शहर डूब जाएंगे, बांग्लादेश का नाम नहीं रहेगा, पूरा जियोलॉजिकली पूरा डैमेज होने वाला है, ख़त्म हो रहा है चीज़ें। इससे कैसे निपटना है? हर समय हर दिन परमाणु युद्ध का खतरा मंडराया हुआ है दुनिया पे। एक बटन दबाया और दुनिया विनाश के कगार पे है। इसका क्या है? शिक्षा का क्या महत्व है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने बताया किताब में भी, शिक्षा, एजुकेशन, क्या हम दे रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं और क्या होने वाला है, व्हाट इज रियल एजुकेशन, वो उस पर काफ़ी बोला है। और सोल्यूशन क्या है? उन्होंने एक यहाँ पे एक किताब में अंतिम वो भी बताया कि मेडिटेशन, आत्ममंथन, वो स्वयं एक विपासना के गहरे मेडिटेशनर है, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, लंबे लंबे उन्होंने कोर्स किए हुए हैं, शिविर लिया हुआ है, लगभग 60 दिन के 70 दिन के भी उन्होंने उस तरह से करे। वो खुद बताया, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बता रहे थे कि मैंने ये सब नहीं करी होती तो मैं इतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, जीवन को अपना व्यवस्थित नहीं कर पाता। तो ये किताब में उन्होंने बताया, सबसे पहला जो चैप्टर है पार्ट 1, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस में जो आज हमारा जो चैलेंज है, टेक्नोलॉजी चैलेंज है, डिजिटलाइजेशन जो हो चुका है, मोहभंग हो चुका है, इंडियन हिस्ट्री एंड ग्लोबल क्लाइमेट, इतिहास किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से बदला है, इसमें उन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री दिया हुआ है, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बताई उन्होंने कि जो कंपनियां इस तरह से पोल्यूशन फैलाती हैं उनको हेवी टैक्स लगाना चाहिए, बंदी कर देना चाहिए। एक सिर्फ एक इजराइल को या यूएस को या भारत को या चीन को करके नहीं होगा, ये ग्लोबली एक पॉलिसी बननी चाहिए। जो कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते हैं उनको ऐसा प्रमोट किया जाए, उनको सब्सिडी दी जाए, और जो गंदगी फैलाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जो ह्यूमन हिस्ट्री को, पूरा नेचर को डैमेज कर रहे हैं, उनको इस तरह से किया जाए कि पूरा उसका बहुत ही उसके लिए उभरना मुश्किल हो जाए। ऐसे कानून, नीति, नियम बनाना चाहिए। और ये इस फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने बताया है। दूसरा है वर्क, काम। एआई के ज़माने में जहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेशन में जा रही है और रोबोट इंसान का काम कर रहे हैं, जब उन्होंने कोट किया है कि 19th सेंचुरी में जब पहली बार मशीन आई, जो 5 लोग 5 दिन में लगा के करते थे या 2 दिन में करते थे, वो मशीन आने के बाद 2 घंटे में होने लगा और पूरा दुनिया में, इंडस्ट्री में पूरा तालका मचा था। लेकिन वहाँ पे ह्यूमन की जगह मशीन ने ली थी, तो वो थिंकिंग नहीं था उसमें, कॉग्निटिव वो चीज़ें नहीं थी, बायोस नहीं थे। अब ये आज का जो मॉडर्न समय है, इसमें मशीन स्वयं सोच रही है। वो एक रोबोट मूवी आई थी रजनीकांत साहब की, उसमें वो बताते थे कि कैसे रोबोट स्वयं को दूसरा रोबोट करे, पूरी फौज तैयार कर ली थी और पूरा विनाश के कगार पे था। बिल्कुल वही हो रहा है। अब एआई इतना पावरफुल हो गया है कि वो खुद सोच सकता है, खुद उसके अंदर वो थिंकिंग आ चुकी है, वो डेवलप हो चुका है। तो ह्यूमन उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता है, चाहे वो सोच के मामले में हो, काम के मामले में हो। तो उस समय जॉब गए थे लेकिन रिप्लेस हुए थे, बट अब जो होने वाला है इसमें उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल, अमेजोन, फेसबुक, मैकडोनल्ड्स, जो भी फोन है, दुनिया भर की जो बड़ी कंपनियां हैं, वो इवन आपने बैंकों में देखा होगा कि जहाँ पे लंबी कतार लगती थी, प्रतीक्षा करना होता था, एक बंदा सब कुछ कर रहा होता था, अब सब कुछ ऑटोमेशन हो गया। रात को भी 12 बजे जाओगे तो सब आपका पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, पैसे निकल रहे, चेक का सिस्टम बन गया है, सब कुछ हो गया है। तो इंसानों को काम पे कोई क्यों रखेगा? तो ये बड़ी चैलेंजेस है जॉब पे। खाना बनाने के लिए मशीन आ रही है, मसाज करने के लिए मशीन आ रही है, खेतों में काम करने के लिए मशीन है, और तो और बच्चे करने के लिए भी मशीन आ चुकी है।
मतलब आपको एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए जो ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाते हैं, जो नेचर का रोल है उसको भी तोड़ दिया है। इस तरह से जो रहे, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, वो चैलेंजेस है, आपकी जॉब क्या रहेगी। दूसरा है इक्वानिमिटी। इसी चैप्टर के अंदर टेक्नोलॉजी के बाद में कैसे इक्वानिमिटी लाएगा टेक्नोलॉजी के और बैलेंस बनाएगा, वो बता रहे हैं उसमें। कैसे इकोनॉमिक चैलेंजेस है दुनिया में, किस तरह से जो क्राइसिस आने वाला है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उसका जो आगे बहुत लंबा प्रभाव होगा उसमें उसको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ये बता रहे हैं। दूसरा चैप्टर जो है पॉलिटिकल चैलेंजेस। इसमें दुनिया भर में सिर्फ एक देश का नहीं है, एक किसी धर्म विशेष का नहीं है, एक किसी समाज के उसका नहीं है, उसमें दुनिया भर में क्या बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि लोग राइटिज्म के ज़्यादा तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे अमेरिका में देख रहे पूरा एक तरफ से ट्रम्प किस तरह से दूसरी बार जीत के आया है ना, लोगों को पता है वो उस तरह से वो करते हैं, ट्रम्प के कैसे मिजाज है, उनकी विचारधारा क्या है, फिर भी लोगों ने उनको ही चुना। फ्रांस में देख रहे हो किस तरह से रिवोल्यूशन हो रहा है, मतलब धर्म के लिए लोग लड़ रहे, मर रहे, काट रहे। तो ये क्यों हो रहा है? कंपाउंड कम्युनिटी, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे पे स्वयं को प्रमुख मान रही है। जैसे आपने इमिग्रेशन में जो होता है चीज़ें, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो कुछ सिर्फ लोगों का इमिग्रेशन नहीं होता है, विचारों का भी होता है, संस्कारों का भी होता है, अपना संस्कृति का भी होता है। तो ये बड़ी चैलेंजेस बन रही है दुनिया भर में। ये बहुत आसान हो गया है यहाँ से वहाँ जाना। इमिग्रेशन जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि स्पेशली यूरोप के कंट्रीज़ में हो रहे हैं, वहाँ पे स्कोप अच्छा है। एशियन कंट्रीज में जहाँ से बिलोंग करते हैं यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है ही नहीं, तो वहाँ के यूरोस यहाँ काफ़ी रुपयों में कन्वर्ट होते हैं, तो वहाँ पे एक्स अमाउंट भी यहाँ पे काफ़ी बनता है, तो लोग वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं। और वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, सिस्टम एंड प्रोसेस इतना अच्छा होता है, सरकार का कानून हो या अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, हर चीज़ एक जो मिलना चाहिए इंसान को वो मिलती है। और यहाँ पे कैसा है कि कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही वो व्यवस्था होती है। आपकी पहुँच है, आपके पास वो संसाधन है तो वो आपको मिलेगा, नहीं तो आप जानवर की तरह जीना होता है। तब वो लोग जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ से लौट के नहीं आते हैं। तो इसलिए अब उनको, वहाँ के लोगों को लग रहा है कि ये अब सिर्फ ये लोग नहीं आ रहे हैं, ये अपने साथ अपना स्वयं का कल्चर भी लेके आ रहे हैं जो उनको पसंद नहीं। वो बोलते हैं कि रोज़ चर्च जाया करो। अब यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार तुम स्वयं चर्च नहीं जाते, हम क्यों चर्च जाए। वहाँ के लोग बोलते हैं तुम यहाँ का खाना खाओ, तुम अपना खाना मत सिखाओ यहाँ पे हमको। वो कहते हैं कि तुम खुद यहाँ के व्यंजन का आनंद उठाते हो, इतने रेस्टोरेंट चल रहे हैं वहाँ पे, इतने होटल चल रहे हैं, इतना चीज़ें यहाँ की तुम अडॉप्ट कर रहे हो और हमें क्यों सिखा रहे हो। ये बड़ा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें, जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ने बहुत पहले ही स्वयं को ओपन कर दिया था पूरे विश्व के लिए, बट ऐसा लग रहा है कि वो सब बदलाव आएगा उसमें। तो इसके लिए माइग्रेशन पे एक बहुत चुनौती है। अगला है नेशनलिज्म। एक देशभक्त होना अच्छी बात है, लेकिन अंधे देशभक्त होना बहुत गलत बात है। जिस तरह से उन्होंने अपने जब किताब लिखी थी, उन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वहाँ पे उस किताब में उन्होंने जिक्र किया है कि जब उन्होंने किताब लिखी तो वो सिर्फ अपने देश के जो वहाँ पे जो इजराइल के जो धर्म के लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट का उद्देश्य होगा, ताकि जिस तरह से वो सोचते हैं, वो बोलते हैं कि इन्होंने ही पूरी दुनिया बदली है, इजराइल से हुआ उन्होंने ही दुनिया बदली है, बट ऐसा नहीं है। अभी किसी क्रिश्चियनिट को पूछोगे तो स्वयं का ही इस तरह के मोरल किसी धर्म में नहीं है, ऐसा व्याख्या करते हो, अपना धर्म को प्रचार करते हैं। प्रचार करना ठीक है स्वयं का, लेकिन मेरा ही धर्म या मेरा ही देश सबसे ऊपर है, बाकी सब बेकार है, सिर्फ हमने ही कंट्रीब्यूट किया है, हमने ही योगदान दिया है,
ऐसा कहना ये नार्सिसिज्म कहते हैं, एक शब्द प्रयोग होता है। तो इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हो रही है दुनिया में। जैसे रशिया है तो क्रिश्चियन कंट्री, लेकिन स्वयं उसका क्रिश्चियन अदर कंट्री अमेरिका के साथ में कितना विवाद है सबको पता है। दुनिया से अलग थलग करके रखा है, खुद को एक्सप्लोर नहीं, मतलब किसी के लिए एक चीज़ें उस तरह से लिमिटेशन करके रखी है। वो सोचता है कि रशिया ही प्रमुख है। उस तरफ चाइना को देखेंगे तो आप चाइना भी उसी तरह का उसका कम्युनिज्म है, वो एक ही लीडर सालों साल तानाशाह की तरह बना हुआ है। और हर कोई चाहता है उस तरह से, जिस तरह से डेमोक्रेसी है जैसे यूएस में, भारत में या दूसरे अदर कंट्रीज़ में, ब्रिटेन में, तो वहाँ पे एक संभावना होती है कि भाई थोड़ा बहुत कुछ किया जा सके। लेकिन वहाँ पे नेशनलिज्म इस तरह से भड़काते हैं कि जैसे घर में खाने को नहीं है। जैसे पाकिस्तान का एक उदाहरण दिया जाता है पूरा दुनिया में कि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तहस नहस हो चुकी है, लोगों को बिजली नहीं है, लोगों को भूखे लोग मर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, बीमारियों के लिए इलाज नहीं है पैसे के लिए। लेकिन नेशनलिज्म ऐसा पैटर्न से फैलाते हैं कि लोग युद्ध के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह से चाहे वो उधर अपना अफगानिस्तान के साथ हो, चाहे इधर भारत के साथ हो, तो इस तरह से थोड़ा लोगों को नेशनलिज्म बड़ा खतरनाक है। ठीक है, मेरा धर्म अच्छा है, मेरे धर्म ने भी काफ़ी योगदान दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी धर्मों ने कुछ नहीं किया है, उनके जो मोराल है वो बिल्कुल भी बेकार है। तो ये बिल्कुल भी ये नार्सिसिज्म का एक निशानी है। इसमें किताब में बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है इजराइल के बारे में, यूएस के बारे में। तो ये दुनिया भर में युद्ध इसलिए हो रहे कि वो उनके विचारधारा ही दूसरे देशों को माननी चाहिए, उनके ही जो धर्म है उसको माननी चाहिए। धर्म के वजह से पूरा इतिहास में ही सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई है, पूरा मारकाट दुनिया भर के, चाहे वो जैसे ग्रीस, वहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि ग्रीक के लोग जो है बोलते हैं कि वहीं से इंसानियत की, दर्शन की, धर्म की शुरुआत होती है। और होना भी चाहिए, क्योंकि सुकरात जैसे, प्लेटो जैसे, अरस्तु जैसे लोग वहाँ हुए, तो सिकंदर वहाँ महान हुआ, तो उनको लगना चाहिए। जैसे स्पार्टा, यूनान के लोगों पे जब लड़ाई होती थी तो उस पर काफ़ी कुछ है, लेकिन इसका मतलब है कि बाकी चीज़ों पे बाकी लोग कुछ भी नहीं है, ये गलत है। तो इसके लिए ये सोल्यूशन क्या है इसमें दिया है। रिलीजन, अगेन मैंने बताया कि रिलीजन में इसका बड़ा मॉडर्न सोसाइटी में बड़ा इम्पैक्ट है। किस तरह से सिर्फ अपने धर्म को प्रमुख देना, दूसरे धर्मों को नागण्य गौड़ना, ये बड़ा नार्सिसिज्म, अहंकार की एक निशानी है। इससे इस सिचुएशन से, इस समस्या से जो दुनिया में हर जगह फैल रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए, तो ये किताब बहुत डीप आपको इंसाइट देगी। अगला है चैप्टर है डिसअपियर होप, उम्मीद की किरणें खत्म होने की कगार पे है। कैसे होगा खत्म? उम्मीद कैसे नहीं खत्म होगी? क्योंकि आपने देखा इस किताब में बड़ा अच्छा कोट दिया है कि जब 2001 में अटैक किया ओबामा ने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया गया, उसमें क्या था, मतलब 3-4 हज़ार लोगों को मार दिया कि इस समय पे। उस आतंकवादी लादेन को किसने पैदा किया वो सबको पता है, उसको बनाया किसने वो भी पता है, लेकिन वही उसके लिए विनाश का कारण बना। होप, टेररिज्म, जैसे एक उदाहरण देते हैं वहाँ पर किताब में युवाल नोआ हरारी की, एक मक्खी होती है, उसका काम होता है कि वो दुकान को डिस्ट्रॉय करे, एक शॉप को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे एक सांड रहता है, सांड बैठा होता है, और उस सांड को उसके मुंह में बार बार जाती है, उसको डिस्टर्ब करती है, उसकी मानसिक असंतुलन बनाए, उसको क्रोध आता है सांड को, बैल को, और वो फिर क्या करता है कि उसको नहीं पता कि मक्खी की वजह से, उसको लग रहा है कि ये सामने वाला दुकान की वजह से है, और फिर वो दुकान में घुस जाए और पूरा तहस नहस कर देता है। यही चीज़ टेररिस्ट लोग करते हैं, यही चीज़ आतंकवादी लोग करते हैं। उनका मकसद होता है कि इंसानियत को ख़त्म करना, उनका मकसद होता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करना। तो इस तरह से अमेरिका के ना सुरक्षा जो फौज थी उसको कुछ नुकसान हुआ उस हमले में, ना वहाँ की सड़कें को नुकसान हुआ, ना के फैसिलिटी को नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं, खाली वहाँ के सामान्य लोगों को मार दिया। और
उनका मकसद था अर्थव्यवस्था खत्म हो। और गुस्से में आके जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो अफगानिस्तान में धावा बोला, उसके वजह से खुद अमेरिका कितने पीछे गया है, वहाँ के थिंक टैंकर मानते हैं कितने, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इतनी चीज़ें बर्बाद हुई है, इतने लोग मरे। वो कह रहे हैं कि किताब में कि उससे ज़्यादा लोग तो हर यूरोप में या यूएस में ही एक्सीडेंट के कैलकुलेट करेगा, तो उससे कई गुना ज़्यादा लोग ट्रैफिक में, सड़क में उनकी दुर्घटना होकर उनकी मृत्यु हो रही है। ये बहुत ही भयावह स्थिति है। इससे कैसे निपटा जाए उस किताब में काफ़ी सॉल्यूशन देते हो, आपको बिल्कुल सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगला है वार। वार जिस तरह से दिख रहा है, रिसेंटली आपने देखा इजराइल और ईरान की वजह से लगभग दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ उधर यूएस और अपना नाटो यूरोपियन संघ था, दूसरी तरफ इधर रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया ईरान के पक्ष में खड़े हो चुके थे। तो जिसकी वजह से ऐसा कह रहे कि उस चाइना के अपने विमान खुद ईरान तक प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार थे, वहाँ से यूएस के इजराइल की तरफ ऐसे तैयार थे। तो अंतिम क्षण पे युद्ध टला। कुछ महीना पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में भी लगभग युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। या दुनिया के हर कोने में कुछ न कुछ हो ही रहा है। तो ये बड़ा, ये होप के लिए, मतलब ये बड़े खतरनाक चीज़ बनती जा रही है। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। ह्यूमिलिटी तीसरा उस चैप्टर के अंदर बताते हैं कि ह्यूमिलिटी मतलब एक विनम्रता, ह्यूमिलिटी खत्म हो रही है। लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, विनम्र कोई बन ही नहीं रहा है। जिसको सबको बोलना है, सुनना किसी को नहीं है। यहाँ पे एक आइंस्टाइन का कोट देते हैं वो, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, कि वो आइंस्टाइन ने कहा था कि अज्ञानता समस्या का जड़ है, लेकिन अगर आपको पता है कि अज्ञानता की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है तो आप सीख सकते हैं। लेकिन आपको भ्रम हो गया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, जो वो लगभग मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी आ चुकी है कि उसको सब कुछ पता है, जबकि हमें कुछ नहीं पता है। हमको इस ब्रह्मांड, इस इंटायर बिग यूनिवर्स, कॉस्मोस का इतना भी चीज़ें नहीं पता। तो बहुत समस्या है उसमें। कैसा है, पुराने ज़माने में शिकार खुद ही करते थे, उस जानवर से कपड़े बनाते थे, उसके स्किन से जूते बनाते, सब कुछ व्यवस्था करते। आज हम हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, किसी और पे डिपेंड है। मैं खुद खाना नहीं बना सकता हूँ, खुद गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, खुद अपनी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकता हूँ। हर चीज़ के लिए मैं दूसरे को हायर कर रहा हूँ, दूसरे से रिसोर्सेज ले रहा हूँ, और मुझे भ्रम है कि मुझे सब कुछ आता है। ये बिल्कुल अज्ञानता की निशानी है। इसमें पतंजलि ने काफ़ी अच्छे से बोला है, भ्रांति दर्शन। तो ये अज्ञान विनाश का कारण बनता है। चौथा है गॉड, भगवान। एक तरफ विज्ञान इस तरफ से जा रहा है रॉकेट की तरफ ऊपर, दूसरी तरफ भगवान जहाँ है वहीं है। एक तरफ लोग, अमीर के लोगों की तादाद ऐसी बढ़ रही है, जिसके पास में पावर है, पावरफुल है, वो ऐसे विनाश की तरफ लेके जा रहा है दुनिया को। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो निस्सहाय है, निहत्ते है, उनको कुछ होप नहीं दिख रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी वर्सेस साइंस का एक हमेशा ही डिबेट रहा, और वो इस किताब में बहुत अच्छे से समझाते हैं। जो चौथा है पार्ट, जो चौथे पार्ट में वो बता रहे हैं कि सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता की उसमें जो व्याख्या की है, हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मेरा ही धर्म प्रमुख है, बाकी धर्म हमारे सामने कुछ भी नहीं, पानी कम चाय है। ऐसे जो सोच के लोगों की जो मान्यता है, उसमें इस काफ़ी डिटेल में लिखा गया है। जैसे वहाँ पे यहूदी लोग मानते हैं, जैसे इजराइल के लोग मानते हैं कि उनका धर्म ही प्रमुख है। अब खुद स्वयं युवाल नोआह हरेरी वहीं से बिलोंग करते हैं। तो अब इतना छोटा सा ब्रह्मांड का, इतना सा छोटा पृथ्वी का एक छोटा सा एक देश है, जहाँ पे कुछ 1 करोड़ की आबादी है। उतनी आबादी तो यहाँ भारत में तो एक ही साल में मर जाती है। तो उस देश के कुछ गिने चुने लोगों को लगता है कि उनका धर्म प्रमुख है। तो यही समस्या का जड़ है। तो दूसरी तरफ वो क्रिश्चियनिटी है, उनको ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया में उनका ही राज होना चाहिए। उस तरह से वो अपने मकसद में चल रहे हैं लेके। उस तरफ इस्लाम है,
उनके दुनिया में चीज़ें किस तरह से पॉपुलेशन को वृद्धि कर रहे, अपना कितना भी कुछ कर रहे, दुनिया भर से फंडिंग आ रही है और लोगों को कन्वर्ट करा रहे। उस तरफ हिंदुज़म भी अपने कोशिश में लगा पड़ा है, उधर बुद्धिज़्म लगा पड़ा है, तो जिसके कारण एक दिन ये टकराव का कारण बनेगा और ये फिर से एक विनाश की तरफ लेके जाएगा। तो ये भी एक उसमें बताते हैं। उसी तरह से फेक न्यूज, इस चैप्टर में वो बताते हैं कि फेक न्यूज से किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं लोग, स्वयं दंगा कराते हैं और ऐसी पूरे न्यूज में ऐसे बताते थे ग्लोबली कि लोगों को लगता है यार यही सच है, उनको झूठ लगता ही नहीं है। जैसे 2014 का वो कोट करते हैं, इन 2014 व्हेन रशिया टेक द एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन, तो रशिया ने बोला ये हमारी आर्मी नहीं है। पुतिन सीधा सीधा झूठ बोल रहा था, लेकिन सबको पता है कि वहाँ पे जो उनके पास हथियार मिले, उनके पूरे कपड़े मिले, सब मेड इन रशिया था। और कोई अमेरिका आके या चाइना आके या इंडिया जाके उसमें यूक्रेन में क्यों आक्रमण करेगा? सीधा सीधा मकसद था कि यूक्रेन रूस का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, वो अलग देश चाहता है, तो वहाँ के लोग अलग चाहते हैं, तो वो अलग हो गया। तो रशिया को पसंद नहीं था, तो उसने आक्रमण कर दिया। तो इस तरह से पुतिन ने किस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई थी, ये दुनिया को पता है। वो अभी भी झूठ मानने को तैयार नहीं है, छोटे मुंह बड़े बातें कर रहे, लेकिन जो है मतलब आप भी देख रहे हैं कि एक फिल्मों का प्रचार करने के लिए किस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, जिसको पीआर बोलते हैं। गंदी खबरें फैलाई जाती है, क्या क्या अफवाहें फैलाई जाती है, और उसमें इतने चीज़ें मतलब न्यूडिटी डाली जाती है, ये हो गया वो हो गया, मतलब मसाला बनाया जाता है ताकि लोग उनको पढ़े सुने। अगला वो जो पार्ट है उसमें बताते हैं कि आप इसका एजुकेशन किस तरफ से जाएगा। पार्ट में बताते हैं कि इजोल्यूशन क्या है। एजुकेशन तो शिक्षा है, क्या हमने जो अपने समय में पढ़ी थी अपने कक्षाओं में, उसका 5% भी कुछ उपयोग है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो याद नहीं है, क्या पता आपको कुछ याद है क्या? आपने बड़ा बड़ा कुछ किया है, लेकिन आपको अब 5 साल के बाद कितना याद है? कुछ भी नहीं। हम जो भी पढ़ते हैं 3 दिन में 7 दिन में भूल जाते हैं। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट। अब हम अपने बच्चों को 100 साल पुरानी शिक्षा पढ़ा रहे हैं कि तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो, ये होगा, कुछ नहीं होने वाला है। अननेसेसरी उनका समय बर्बाद है, उनका रिसोर्सेज पैसे बर्बाद है, उनके डिस्टर्बेंस की तरफ है। तो एजुकेशन कैसा हो, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा जोर देके वो सोल्यूशन की तरफ बताते हैं। मीनिंग क्या है, इस मीनिंग, इस समस्या का समाधान क्या है, मीनिंगफुल क्या हो, इस कॉम्प्लेक्स जो एक अनिश्चितता का माहौल है दुनिया में, कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, उसके लिए मीनिंग कैसा हो, क्या ऐसा उद्देश्य रख सकते हैं। हर कोई चाहता है कि पर्यावरण को कुछ कर सके, पर्यावरण के लिए कुछ करे। दुनिया भर में उनके सेमिनार्स होते हैं, टॉक होते हैं, ग्रुप बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या कदम उठाते कोई नहीं उठाता। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बोलने के लिए सब बोलता है, हर कोई साइन करता है, हर एक देश यूनाइटेड नेशन के साथ में, या अलग अलग देशों के टाइप होते हैं, उनके एमओयू होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऑन ग्राउंड पे कोई नहीं करता। एग्जाम्पल भारत का नमामि गंगा प्रोजेक्ट इतने सालों से चलता है, अरबों रुपये खर्च हो गया है। गंगा नदी साफ हुई है क्या? नर्मदा हुई है क्या? या यमुना हुई है क्या? कुछ नहीं हुआ है। तो सिर्फ वो कहने से कुछ नहीं होता है। तो उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है उन्होंने। अगला है जो एक बहुत बढ़िया है, मेडिटेशन। वो खुद बताते कि मैं बहुत डिस्टर्ब था, बहुत थॉट करते थे। जब उन्होंने गुरु एसेन गोइंग का विपासना को, जिन्होंने पूरे विश्व में फिर से वो बताया, आज पूरे विश्व में उनके केंद्र है, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि जब वो पहली बार उनके गुरु से मिले, गोइंका जी से, तो किसी फ्रेंड के रिकमेंडेशन में, तो पहले उनके मेडिटेशन के बारे में अलग धारणा थी। जब उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑब्जर्व किया, किस तरह से हम बाहर की दुनिया से जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उससे हमारे बॉडी में क्या सेंसेशन होते हैं, तो उस पर कैसे उन्होंने रिएक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ट्वीट करता है उल्टा सीधा, तब उनके जो अंधभक्त है वो उनको प्रमोट करते हैं, मतलब
अच्छे से और उत्साह देते हो, अरे वाह 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 वाह, लेकिन वो बेसलेस होता है, उसमें कुछ ना सच्चाई है ना कुछ है। लेकिन अब उसके गलत टूट के या तो मैं रिएक्ट करता हूँ या मने मन पूरा मेरा दिन खराब करता हूँ, यार एक क्या बदतमीज लिख रहा है ऐसा। तो जिसकी वजह से मेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, मेरी दिनचर्या डिस्टर्ब होती है। इसके बारे में काफ़ी उन्होंने बोला है कि आत्ममंथन करने का बहुत अच्छा टेक्निक है मेडिटेशन। तो इस 21st सेंचुरी के लिए जो 21st लेसन है युval नोआह हरारी जी के, इस आगे क्या होगा फ्यूचर पे, इसमें जो हमने सीखा, आपने क्या सीखा, हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और ऐसे ही किताब जब भी मौका मिलेगा आपके सामने लाते रहेंगे। एक आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस छोटे से प्रयास से आपको प्रेरणा मिली होगी और इस किताब को अवश्य पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। फिर किसी और किताब में मिलेंगे। धन्यवाद।